नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में आपने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से संपूर्ण यात्रा साहित्य को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया था। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा ही होगा, हम रेखा चित्र और संस्मरण को पढ़ने जा रहे हैं। आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में विद्यार्थियों से रेखा चित्र और संस्मरण को समझने में ही, अर्थात इसके अंतर को समझने में ही परेशानी होती है। वे गलती करते हैं कि रेखा चित्र किसे कहते हैं और संस्मरण किसे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो को देख करके आप आज के बाद इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि रेखा चित्र और संस्मरण होता क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको रेखा चित्र और संस्मरण ठीक से समझ में आए और आप भविष्य में कभी भी कंफ्यूज ना हो कि रेखा चित्र और संस्मरण होता क्या है, क्योंकि अक्सर इसके अंतर करने में ही कठिनाई पैदा होती है। लोगों को समझ में नहीं आता, अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता है कि रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर क्या है। तो मेरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद आप रेखा चित्र और संस्मरण को अंतर करने में कोई भी दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बस ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको बराबर मिलती रहेगी, जिससे आपको हिंदी साहित्य से तैयारी करने में बहुत मदद मिलने वाली है। कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पिछली सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लेलिस्ट में दे रखा है, आप आराम से वहां पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जिस भी विषय वस्तु के लिए PDF चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे मैं आपको वो PDF उपलब्ध करा दूंगी। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज रेखा चित्र और संस्मरण को पढ़ना। तो रेखा चित्र और संस्मरण को पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि रेखा चित्र और संस्मरण होता क्या है। तो आप रेखा चित्र शब्द से क्या समझ पा रहे हैं? एक रेखा समझ जाइए कि कोई एक क्या है, रेखा है, ठीक है, और कोई मान लीजिए कि कोई चित्र है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए शब्द पर। ये शब्द किससे बना है? दो शब्दों से, रेखा और चित्र। मान लीजिए कि मैंने रेखाओं को ऐसे खींच करके एक आकार दिया, और ये आकार क्या दिया? मान लीजिए एक मैंने घर का आकार दिया, ठीक है। तो ये हो गया रेखा, ठीक है, और ये बन के आ गया सामने हमारे पास एक घर का चित्र। तो रेखा और ये जो रेखाओं से बना ये चित्र, बस यही आपको समझना है। इसके अलावा रेखा चित्र में और कुछ नहीं है। अगर आप ये समझ गए, रेखा और उस रेखाओं से मिलकर बना क्या? चित्र। यही है रेखा चित्र। अब ध्यान दीजिए कि ये रेखा चित्र कैसे हुआ, अर्थात ये तो ठीक है रेखा और चित्र, लेकिन इसको समझे कैसे? तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी चित्रकार या रेखा चित्रकार या चित्रकार कुछ भी कह लीजिए, जब कोई चित्र बनाता है तो वो क्या करता है? कुछ ही रेखाओं को खींचकर ये सामने दर्शा देता है कि इसकी क्या विशेषता है, अर्थात ये चित्र क्या है और इसकी क्या विशेषता है। उसको विस्तार से इस चित्र के बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये रेखाएं ही बोल देती हैं और ये रेखाएं ही काफ़ी होती हैं इस चित्र की विशेषताओं को बताने के लिए। ठीक उसी प्रकार कवि, लेखक या रचनाकार थोड़े से शब्दों में ही किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की मूलभूत जो विशेषता होती है उसको जब अपनी रचनाओं के माध्यम से उभार देता है तो वही होता है रेखा चित्र। अर्थात इसमें व्यक्ति की अपनी कोई व्यक्तिगत भावना शामिल नहीं होती है। रेखा चित्र की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें भावना शामिल नहीं होती है। इसमें केवल रेखाओं के माध्यम से चित्र को एक उभार दिया जाता है पाठक के सामने, और पाठक इस थोड़े से शब्दों में, अर्थात जिस प्रकार थोड़े से लकीरों से, थोड़े से ये चित्र को बस उभार देने भर से हम समझ जाते हैं कि ये घर है, और फिर बताना नहीं पड़ता है कि घर का क्या महत्व होता है। तो इसी प्रकार बिना ज़्यादा शब्दों का प्रयोग किए हुए जब कोई लेखक या रचनाकार अपनी बात को कह देता है, उस बात से एक सामने दर्शकों के चित्र उभार देता है, उन शब्दों से, उन रेखाओं से कह सकते हैं, जिनको शब्दों का नाम दिया जाता है रेखा को। तो उसी प्रकार जिस प्रकार रेखा यहाँ प्रयोग की जा रही है, और साहित्य में इसी रेखा के लिए शब्द हम लिखते हैं या साहित्यकार लिखते हैं। कोई भी रचनाकार जब रेखा इस प्रकार खींचता है शब्दों के माध्यम से, तो एक चित्र
दर्शकों के मन में उत्पन्न हो जाता है और दर्शक स्वयं समझ जाते हैं उसकी विशेषताओं को। रचनाकार बिल्कुल तटस्थ रहकर रेखा चित्र को लिखता है। इसमें रचनाकार की कोई अपनी भावनाएं शामिल नहीं होती हैं। तो इस प्रकार आप रेखा चित्र को समझ गए। रेखा अर्थात जहां शब्दों का कम से कम प्रयोग किया जाए, जिसके माध्यम से एक दर्शकों के सामने चित्र सा उभर जाए, दर्शक स्वयं उसकी विशेषताओं को समझ जाए। रचनाकार की रेखा चित्र में भावनाएं नहीं होती हैं, वो तटस्थ भाव से लिखता है, केवल उन रेखाओं को उभारता है, उन शब्दों को उभारता है, जिससे कि पाठकों के सामने एक चित्र सा, एक दृश्य सा उत्पन्न हो जाए और पाठक अच्छे से समझ जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे जाकर आपको रेखा चित्र से कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हम पढ़ेंगे रेखा चित्र के अंतर्गत कौन कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने इस प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। तो देखिए, स्केच जैसे कोई पेंटर पेंटिंग करता है, स्केचिंग करता है, तो स्केच का हिंदी पर्याय रेखा चित्र है। तो वैसे भी आप समझ गए होंगे कि क्या है ये रेखा चित्र। तो एक तरीके से अंग्रेजी में स्केच के रूप में रेखा चित्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में लिखे गए कुछ प्रमुख रेखा चित्र हैं जो निम्नांकित हम देख लेंगे। महादेवी वर्मा बहुत महत्वपूर्ण लेखिका है रेखा चित्र को लेकर के। इनका अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी तथा मेरा परिवार 1972 ईस्वी, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी के। इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, प्रकाशन वर्ष के साथ इसे पूछा जाता है परीक्षाओं में, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे। अगले महत्वपूर्ण है श्री राम शर्मा जी। इनका बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र है। ध्यान दीजिएगा, बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा जी का। आगे महत्वपूर्ण है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। इनका माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी, गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र हैं। इसके अलावा लाल तारा, मील के पत्थर, इनके अन्य रेखा चित्रात्मक रचनाएं हैं जिसमें आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, माटी की मूर्तें तथा गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्रात्मक रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले है बनारसी दास चतुर्वेदी जी। इनका सेतुबंध बहुत महत्वपूर्ण रचना है, रेखा चित्र है ये, सेतुबंध 1952 ईस्वी की। और ध्यान दीजिएगा, इन रचनाओं की विधा को भी पूछा जाता है, जैसे कि सेतुबंध किस विधा की रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक रेखा चित्र है और किसका है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है, 1952 ईस्वी की रचना है, तो ध्यान दीजिएगा। अगले है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। इनका माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे 1959 ईस्वी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगले महत्वपूर्ण है डॉक्टर नगेंद्र। इनका चेतना के बिंब 1967 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र है चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का, और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। अगले महत्वपूर्ण है देवेंद्र सत्यार्थी जी। इनका रेखाएं बोल उठी 1949 ईस्वी, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र है, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी जी का, ध्यान दीजिएगा। कृष्णा सोबती का हम हशमत 1977 ईस्वी भाग 1, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र है, हम हशमत कृष्णा सोबती का, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, आप देख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण है उपेंद्र नाथ अश्क जी। इनका रेखाएं और चित्र 1955 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र है। अगले हैं विष्णु प्रभाकर। इनका कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र है। अगले हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। इनका 10 तस्वीरें 1963 ईस्वी का महत्वपूर्ण रेखा चित्र है। माखनलाल चतुर्वेदी। इनका समय के पांव 1962 ईस्वी का महत्वपूर्ण रेखा चित्र है। तो इस प्रकार आपने सभी महत्वपूर्ण रेखा चित्र को पढ़ा, जिनको विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया है, उन्हें अच्छे से देखिएगा, और उसके अतिरिक्त जो रचनाएं हैं उसे बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे महादेवी के संस्मरणों रेखा चित्रों का अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए राय प्रसाद श्रीवास्तव जी ने किया है। तो महादेवी वर्मा के संस्मरणों तथा रेखा चित्रों का अंग्रेजी में अनुवाद किसके लिए हुआ है, तो यूनेस्को के लिए हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार हमने संपूर्ण रेखा चित्र को पढ़ लिया है। अब हम चलेंगे संस्मरण की ओर। तो संस्मरण कहने से ही देखिए सबसे पहले अनुभव होता है स्मरण का। संस्मरण अर्थात स्मरण जैसा एक शब्द सामने आता है। स्मरण का मतलब ही होता है
याद करना। तो जब भी कोई लेखक या रचनाकार अपनी कोई पुरानी स्मृति को, कोई घटना को, कोई जीवन के किसी पहलू को जब याद करते हुए उसको शब्दों का रूप देता है, शब्दों का आकार देता है और विभिन्न शब्दों के माध्यम से उस घटना को बहुत अच्छे से लिखता है, बताना चाहता है उस घटना के बारे में, जिसमें वह स्वयं को भी शामिल करता है, तो वो सभी कुछ मिला करके क्या होते हैं, तो संस्मरण होते हैं। अर्थात अपने विभिन्न जीवन के पहलुओं को, लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्मरण अपने ही जीवन के विभिन्न पहलुओं को याद करते हुए लिखी जाती है। इसमें स्वयं लिखने वाले का जुड़ाव होता है, क्योंकि उसी के स्मरण की बात होती है, उसी के साथ वो घटना घटी होती है जिसकी याद में वो संस्मरण लिख रहा होता है। वो चाहे किसी के साथ बातचीत का संस्मरण हो, चाहे किसी के साक्षात्कार लेने का संस्मरण हो, चाहे उसे किसी जीवन की किसी घटना को याद कर रहा हो, वो उसकी स्मृतियां हो, कुछ भी हो, लेकिन लिखने वाला उसमें स्वयं शामिल होता है, उसकी भावनाएं शामिल होती हैं। वो इसमें रेखा चित्र की तरह तटस्थ नहीं होता है, वो पूरे भावनात्मक आवेग से अपनी भावनाओं को शामिल कर, अपने अनुभवों को शामिल कर लिखता है। तो यही होता है संस्मरण। तो उम्मीद करती हूँ आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में कि रेखा चित्र और संस्मरण क्या होता है। तो देखिए, ये दोनों हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, रेखा चित्र और संस्मरण। तो इनको बहुत अच्छे से समझ गए आप, तो ध्यान रखिएगा। तो अब हम देख लेंगे कि हिंदी साहित्य में जो संस्मरण विधा है उसमें क्या क्या लिखा गया है। तो हिंदी में प्रथम संस्मरणकार अगर बताया जाए तो वो है पद्मश्री शर्मा। इनकी प्रमुख रचना पद्मपराग सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो हिंदी साहित्य में संस्मरण लिखने की जो शुरुआत हुई, वो प्रथम संस्मरण लिखने वाले या संस्मरणकार कौन थे, तो पद्मश्री शर्मा जी थे। इनकी प्रमुख रचना का नाम है पद्मपराग। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पद्मश्री शर्मा का पद्मपराग सन 1929 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। हिंदी में लिखे गए प्रमुख संस्मरण निम्नांकित है। लेखकों को देखेंगे और उनके कुछ महत्वपूर्ण संस्मरणों को देखेंगे। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ और बाकी सबको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ। पद्मश्री शर्मा को अभी अभी हमने पढ़ा, इनका पद्मपराग 1929 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण है ये। वहीं श्री राम शर्मा जी का शिकार 1936 ईस्वी, ये महत्वपूर्ण संस्मरण है। शिकार श्री राम शर्मा जी का कई बार परीक्षाओं में देखा गया है। अगले हैं महत्वपूर्ण बनारसी दास चतुर्वेदी जी। इनका हमारे आराध्य 1952 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण रचना है बनारसी दास चतुर्वेदी जी की। वही राधिका रमन प्रसाद सिंह जी का टूटा तारा 1940 ईस्वी का महत्वपूर्ण संस्मरण है। महादेवी वर्मा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। महादेवी वर्मा का पथ के साथी 1956 ईस्वी, और कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। पथ के साथी 1956 ईस्वी का संस्मरण है महादेवी वर्मा जी का। आगे देखेंगे। अगले हैं जैनेन्द्र कुमार। इनका ये और वे महत्वपूर्ण संस्मरण है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जंजीरें और दीवारें। जंजीरें और दीवारें भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। वही राहुल सांकृत्यायन का बचपन की स्मृतियाँ 1955 ईस्वी, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ 1957 ईस्वी। ये दो बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है राहुल सांकृत्यायन जी का, ध्यान दीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण है उपेंद्र नाथ अश्क जी। इनका मंटो मेरा दुश्मन 1956 ईस्वी तथा ज्यादा अपनी कम पराई 1959 ईस्वी। ये बहुत दोनों महत्वपूर्ण है, उपेंद्र नाथ अश्क की है, ध्यान दीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछी भी जाती है। अगले महत्वपूर्ण है सेठ गोविंद दास जी। इनका स्मृति कण 1959 ईस्वी की रचना है और महत्वपूर्ण संस्मरण है। अगले महत्वपूर्ण है हरिवंश राय बच्चन जी। इनका नए पुराने झरोके 1962 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है, कई बार परीक्षाओं में देखिए पूछी गई है। नए पुराने झरोके किसका है, तो हरिवंश राय बच्चन जी का है, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसे अच्छे से देखिएगा। अगले है संपूर्णानंद। इनका कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार 1962 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण रचना है यह भी। वही विष्णु प्रभाकर, ध्यान दीजिएगा, विष्णु प्रभाकर की सभी रचनाएं संस्मरणात्मक रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इन रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है, तो इन्हें बहुत अच्छे से हम देखते चलेंगे। जाने अनजाने 1962 ईस्वी, यादों की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी, मेरे अग्रज मेरे मीत, समांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक,
हम सफ़र मिलते हैं, सृजन के सेतु, आकाश एक है तथा यादों की छाँव में। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक रचनाएं हैं विष्णु प्रभाकर जी की। इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा, इनका क्रम ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्रम से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले महत्वपूर्ण शिव पूजन सहाय, इनका वे दिन वे लोग 1946 ईस्वी की रचना है और बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे है रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका लोकदेव नेहरू 1965 ईस्वी तथा स्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969 ईस्वी की संस्मरणात्मक रचनाएं हैं। अगले हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, इनका जिंदगी मुस्काई 1953 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है, तो ध्यान दीजिएगा, जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। अगले महत्वपूर्ण है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, इनका अंतिम अध्याय 1972 ईस्वी की रचना है और बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण रचना है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की अंतिम अध्याय, ध्यान दीजिएगा। वही अनीता राकेश का चंद संतरे और 1975 ईस्वी की रचना है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, चंद संतरे और अनीता राकेश का है। कमलेश्वर का मेरे हमसफ़र मेरे दोस्त 1975 ईस्वी का संस्मरणात्मक रचना है और बहुत महत्वपूर्ण है। अगले महत्वपूर्ण है रामनाथ सुमन, इनका मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 ईस्वी का संस्मरणात्मक रचना है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगले हैं विष्णुकांत शास्त्री, इनकी सुधिया उस चंदन के वन की 1992 ईस्वी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है संस्मरण विधा में, विष्णुकांत शास्त्री जी की सुधिया उस चंदन के वन की, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये, हम आगे देख लेंगे। अगले हैं भगवती चरण वर्मा जी, इनका अतीत के गर्त से 1979 ईस्वी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है संस्मरण विधा की, ध्यान दीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण है कुंवर सुरेश सिंह, इनका यादों के झरोखे 1980 ईस्वी, तो ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में देखी गई है। यादों के झरोखे 1980 ईस्वी की रचना है कुंवर सुरेश सिंह जी की। राजेंद्र यादव, इनका औरों के बहाने 1981 ईस्वी, वे देवता नहीं है 2000 ईस्वी, ये दो महत्वपूर्ण संस्मरण विधा की रचनाएं हैं राजेंद्र यादव जी का, ध्यान से देखिएगा, औरों के बहाने तथा वे देवता नहीं है। अगले हैं अमृतलाल नागर, इनका जिनके साथ जिया 1981 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है संस्मरण का अमृतलाल नागर जी का, ध्यान दीजिएगा इसे भी। प्रतिभा अग्रवाल, इनका सृजन का सुख दुख महत्वपूर्ण है 1981 ईस्वी की रचना है सृजन का सुख दुख, प्रतिभा अग्रवाल जी की। रामेश्वर शुक्ला अंचल, इनका युग पुरुष 1983 ईस्वी, महत्वपूर्ण है ये भी। अगले हैं अज्ञे, इनका स्मृति लेखा 1986 ईस्वी और बहुत महत्वपूर्ण रचना है स्मृति लेखा अज्ञे जी की। काशीनाथ सिंह, इनका याद हो के ना याद हो 1992 ईस्वी, आछे दिन पाछे भय 2004 ईस्वी, घर का जोगी जोगड़ा 2006 ईस्वी, ये तीनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है संस्मरण विधा की रचना है, ध्यान दीजिएगा आप, काशीनाथ सिंह जी की है। अगले हैं गिरिराज किशोर, इनका सप्तपर्णी बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण विधा की रचना है 1994 ईस्वी की, सप्तपर्णी गिरिराज किशोर की है। अगले हैं दूधनाथ सिंह, इनका लौट आओ धार 1995 ईस्वी, एक शमशेर भी है 2012 ईस्वी, ये दो महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक रचनाएं हैं दूधनाथ सिंह जी का। अगले हैं रामदरस मिश्र जी, इनका स्मृति का छंद 1995 ईस्वी तथा अपने अपने रास्ते 2001 ईस्वी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण रचना है रामदरस मिश्र जी का। अगले हैं प्रफुल्ल चंद्र ओझा, इनका अतीत जीवी 1995 ईस्वी की रचना है, महत्वपूर्ण है। रविंद्र कालिया, इनका सृजन के सहयात्री 1996 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है सृजन के सहयात्री किसकी रचना है, तो रविंद्र कालिया जी की रचना है। अगले हैं विष्णुचंद्र शर्मा, इनका अभिन्न 1996 ईस्वी की रचना है। कृष्णा सोबती बहुत महत्वपूर्ण लेखिका है संस्मरण विधा की, इनका हम हशमत भाग 2, हम हशमत भाग 3, शब्दों के आलोक में, सोबती एक सोहबत, ये 4 महत्वपूर्ण संस्मरण विधा की रचनाएं हैं कृष्णा सोबती जी का, तो ध्यान दीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण है देवेंद्र सत्यार्थी जी, इनका यादों के काफिले 2000 ईस्वी का महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक विधा की रचना है। वही विद्यानिवास मिश्र, इनका चिड़िया रैन बसेरा 2002 ईस्वी की रचना है। मनोहर श्याम जोशी का बातों बातों में बहुत महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक विधा की रचना है मनोहर श्याम जोशी जी का, तो इसे ध्यान दीजिएगा बातों बातों में।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं चर्चा करूंगी कल के प्रश्न की, जिसमें मैंने पूछा था आखिरी चट्टान तक किसकी रचना है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया था और इसका सही जवाब क्या है, तो आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश की रचना है। 1953 ईस्वी का उनका यात्रा साहित्य है आखिरी चट्टान तक का। तो जिन विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया था उनमें है नेहा मुजफ्फरनगर से, गोपाल अवनीत पंजाब से, बनवारी लाल हनुमानगढ़ से, राजेश ठाकुर अक्की राज अन्नी मध्य प्रदेश से, शिवानी मिश्रा तथा सरिता राठी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और बाकी विद्यार्थियों को भी मैं यही कहती हूँ कि आप भी ज़रूर से कमेंट सेक्शन में प्रश्नों का जवाब दें, जिससे आपकी बीच बीच में तैयारी भी चलती रहे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम संस्मरण में और कुछ रचनाओं को देख लेंगे, जिसमें कृष्ण बिहारी मिश्र, इनका नेह के नाते अनेक 2002 ईस्वी, डॉक्टर विवेकी राय का आंगन के वंदनवार 2003 ईस्वी, मेरे सुहृदय श्रद्धे 2005 ईस्वी। ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, विवेकी राय जी का संस्मरणात्मक रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, इनका नंगा तलाई का गांव 2004 ईस्वी, व्योमकेश दरवेश 2010 ईस्वी। ये दो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी के, नंगा तलाई का गांव तथा व्योमकेश दरवेश। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया इसे, तो ध्यान दीजिएगा, विधा भी पूछी जाती है, तो इसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हैं केशव चंद्र वर्मा जी, इनका सुमिरन के बहाने 2005 ईस्वी का महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक रचना है। अमरकांत, इनका कुछ यादें कुछ बातें, बहुत महत्वपूर्ण ये भी रचना है। अगले महत्वपूर्ण है गौरापंत शिवानी, इनका वातायन महत्वपूर्ण रचना है। फणीश्वरनाथ रेणु, इनका वन तुलसी की गंध तथा समय की शिला पर, ये दो बहुत महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय। तो इस प्रकार हमने समस्त संस्मरणात्मक रचनाओं को अच्छे से पढ़ लिया है। फिर से मैं बताती हूँ, जिनको महत्वपूर्ण बताया है उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उन्हीं से प्रश्न आना ही है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपको कहती हूँ अपनी वीडियो में। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, हिंदी अगर विषय है आपका परीक्षा के लिए, तो आप ज़रूर से इनसे प्रश्नों को देखेंगे परीक्षाओं में। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप भी ना करें, इसे शुरू से अंत तक देखने की आदत डालें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताऊं वो आपसे छूटे ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसे विद्यार्थियों को शेयर करें, ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, समय है आज के सवाल का। तो आज की क्लास का प्रश्न है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो जल्दी से इसका उत्तर वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम और शहर के साथ लिखकर भेजें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में गद्य काव्य के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।